हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिज़िक्स। देखिए, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल को जाना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला अबाउट इट्स एक्सियल पोजीशन एंड दैट इक्वेटोरियल पोजीशन। सो आज के लेक्चर में थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि इस बार हम लोग किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस करेंगे, किसको? डायपोल को। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और उसमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल पर क्या इफेक्ट होगा उसको स्टडी करने वाले हैं और ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कई बार डेरिवेशन आ चुका है इस नाम से, दैट इज टॉर्क ऑन अ डायपोल। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, पर हर चीज़ समझ में आएगी। ओके, देखिए, हम लोग जानते हैं भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ आर होती है, यानी डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। यानी कोई भी सोर्स होगा उससे यूनिफॉर्म अगर फील्ड लाइंस अगर ऐसी निकल रही तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और अगर फील्ड लाइंस ऐसी हैं, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर हर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है? सेम है। यहाँ पर हर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले डायपोल को इसमें प्लेस करेंगे, सारे इफेक्ट्स चेक करेंगे, फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म पर आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक डायपोल रखा है। ठीक है, एक जनरल कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, डायपोल में क्या होता है? एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है उतने ही मैग्नीट्यूड का। तो ये है प्लस क्यू और ये है आपका माइनस क्यू। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, मैंने कहा मैग्नीट्यूड ई का। अच्छा, अब आप भी जानते हो भाई कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी डायरेक्शन में है और एक पॉजिटिव चार्ज आप रख दो, तो पॉजिटिव चार्ज अगर क्यू मैग्नीट्यूड का है तो उस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बात आपको पता होगी। तो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? तो हम कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसी नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स कितना लगेगा? दैट इज क्यू इंटू ई। भाई मैग्नीट्यूड लेंगे ना। ठीक है, डायरेक्शन तो हम लोग ले चुके हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ। अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम में दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डायपोल। ठीक है, हम कहेंगे भाई अगर ऐसा है तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स ऑन द डायपोल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, और आपको भी पता है अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या? नो ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, और नो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या भाई? एक्सलेरेशन नहीं होना चाहिए बॉडी में। और एक्सलेरेशन नहीं मतलब क्या? दैट इज नेट फोर्स उस पर क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक, ऐसे ही अगर मैं दूसरे मोशन की बात करूं तो वो है रोटेशनल मोशन। तो नो रोटेशनल मोशन। हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर कोई बॉडी काइनेटिकली क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो उसके पास ना तो लीनियर मोशन होना चाहिए ना तो रोटेशनल मोशन होना चाहिए। और रोटेशनल मोशन नहीं है तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। और एंगुलर एक्सेलरेशन किससे गवर्न होता है? दैट इज नेट टॉर्क से। तो नेट टॉर्क उस पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब आपको भी पता है भाई कि टॉर्क के लिए क्या? टॉर्क ही है जो बॉडी को रोटेट करवाता है। ठीक है, टॉर्क कह लो, कपल कह लो। ठीक है, टॉर्क और कपल में बस ये डिफरेंस होता है कि अगर एक बॉडी को आपने यहाँ हिंज करके रखा है, ठीक है, फिक्स करके रखा है, और आपने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक, और बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर जाए, तो हम कहेंगे ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, ये टॉर्क क्रिएट कर रहा है। किस पर? उस बॉडी पर। और अगर मैं कहीं भी हिंज ना करूं और एक फोर्स ऐसे लगाऊं और एक फोर्स ऐसे लगाऊं,
ठीक है। तो ये बॉडी जो होगी ये क्या होगी, ये रोटेट हो जाएगी। कैसे रोटेट होगी, ये फोर्स इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, ले जाने की कोशिश, तो ये क्या करेगी, सेंटर ऑफ मास के बॉडी को रोटेट कर जाएगी। तो दोनों तरीके से रोटेट हो सकती है बॉडी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, इनमें से क्या, तो हम कहेंगे ये वाली चीज़ काम कर रही है। ये फोर्स जो है, ठीक, बॉडी को इधर ले जाना चाहता है, ये फोर्स इधर ले जाना चाहता है, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। अगर यही बॉडी पर ऐसे फोर्स लगता तो हम कहते अभी भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो ये बॉडी रोटेट भी नहीं करती, ठीक है। लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे ये बॉडी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो हम कहेंगे देयर आर टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन द डाइपोल in different line of action, different line of action, जिसकी वजह से क्या होगा, उस डाइपोल पर क्या आएगा, ओहो, उस डाइपोल पर नेट टॉर्क आएगा कुछ ना कुछ, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बात समझ में आ रही है। सो ये बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू कर जाएगी। सो हम अब देखते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हेन दिस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चल अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं, दैट इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल। भाई इस नाम से सीबीएसई के अंदर आता है, ठीक है, और जेईई नीट वाले इसको सस्ता टॉपिक ना समझें, ठीक है। चलिए, सो मान लीजिए ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं एक सर्टेन एंगल पर डाइपोल रख रहा हूँ। मान लीजिए डाइपोल आपका ऐसे प्लेस्ड है, ये है डाइपोल, ठीक है, जिसमें ये आपका प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है, ठीक है। ओके, सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैंने कहा दिस इज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू जो है उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये है तो प्लस क्यू पर फोर्स ऐसा लगेगा, दैट इज कितना, क्यू इंटू ई, ठीक है। ऐसी माइनस क्यू पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, दैट इज क्यू इंटू। अच्छा एक बात समझिए, पिछले डायग्राम में मैंने जब डाइपोल को ऐसे रखा था तो भी आपने देखा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसने क्या करा, इस फोर्स ने इसको इधर घुमाने की कोशिश करी, इसने इधर घुमाने की कोशिश करी, तो ये ऐसे आया। तो जब ये आपका घूमकर मान लीजिए ऐसे पोजीशन पे आया होगा, तो भी याद रखिएगा फोर्स अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, वो अभी भी किसके, प्लस चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप देख रहे हैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी बनाई है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले फोर्स ऐसा लग रहा था अब ये घूम गया तो फोर्स ऐसा हो जाएगा, नहीं भाई, फोर्स भी हमेशा अपनी डायरेक्शन मेंटेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ और नेगेटिव चार्ज पर इस तरफ, ठीक है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, सो अब ये सिंस टू इक्वल एंड अपोजिट forces are acting on dipole, therefore क्या होगा इस पे, नेट फोर्स इज 0, hence there will be no translatory motion, जो मैंने अभी पिछले उसमें बताया, no translatory motion, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन क्या इस बॉडी में रोटेशनल मोशन होगा, हाँ, बट
as the forces are acting on two different line of actions, therefore they constitute net torque on the dipole। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेशनल मोशन आएगा, ठीक। और रोटेशनल मोशन कैसा होगा, तो आप भी समझ रहे, ये फोर्स इधर, तो बॉडी जो डायपोल होगा वो घूम जाएगा, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं भाई टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, ईदर फोर्स, टॉर्क कह लो, कपल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा समझिएगा, तो इनमें से कोई सा एक फोर्स ले लीजिए, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई मैंने कहा ये एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूँ जिसमें से हमें इसकी लेंथ पता है कितनी है, 2L, ये लेंथ, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए दिस इज A, B एंड C, ठीक। सो ईदर फोर्स, कोई सा एक फोर्स ले लीजिए, तो ये हो जाएगा Q इंटू E, ठीक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई ऐसी लेंथ बताओ AB, BC और AC में से जिस पर ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हो। तो आप देख रहे हो इस पर तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, इस लेंथ पर ये दोनों फोर्सेस, ठीक है। इस पर भी परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल होगा ये दोनों फोर्सेस। लेकिन ये जो लेंथ दिख रही ना, वो ऐसी लेंथ है जिस पर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, तो हम कहेंगे इनटू BC। बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलिए इस ट्रायंगल से हम लोग BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। सो BC क्या, अगर मैंने कहा भाई आपको भी पता है ये डायपोल है, और डायपोल में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही होगी, ठीक है, ये है डायपोल मोमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये भी वेक्टर है, डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा कैसे लिया जाता है, उनके सेम डायरेक्शन, यानी ये होगा थीटा। बात समझ में आ रही? तो हम लोग इसको ये थीटा मतलब कि ये थीटा, अरे बात समझ में आ रही है यार, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट होगा, तो ये हो गया P की डायरेक्शन, ये हो गई E की डायरेक्शन, तो ये उनके बीच का एंगल थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा। और ये अगर थीटा है तो इस ट्रायंगल में हमें किसकी लेंथ चाहिए, हमें इसकी लेंथ चाहिए, जो कि क्या है, इस थीटा के अपोजिट, दैट इज परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो आप देखो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या, दैट इज साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो भाई, परपेंडिकुलर यानी BC बाय हाइपोटेन्यूज, कितनी लेंथ है, दैट इज 2L, ठीक। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? सो ये वैल्यू मैं ले जाके इधर पुट कर दूं, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। और आप जानते हैं भाई क्या कि Q इंटू 2L क्या होता है, दैट इज P, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। अब जरा आगे के लेक्चर में हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, सो भाई देखिए हमारा जो नेट टॉर्क आया वो कितना आया, PE साइन थीटा, ठीक। अब आप भी जानते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, और दो वेक्टर्स के साथ अगर थीटा है, साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो भाई अगर ये वेक्टर है तो फिर हम लोगों को या तो ये P क्रॉस E वेक्टर लिखना पड़ेगा, या टॉर्क इक्वल टू क्या, E क्रॉस P लिखना पड़ेगा,
कोई सी एक चीज़ सही होगी। अब मैं आपको एक बात बता रहा, वो बात हमेशा याद रखिएगा, क्या कि टॉर्क की डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे लेना है। जिस भी डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो रही है ना, उसमें अपने फिंगर्स को रोल कर दीजिए, जो थंब की डायरेक्शन आ जाए ना वही होगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। क्या कि जिस भी डायरेक्शन में बॉडी रोल हो रही है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को रोल कर दीजिए, थंब को परपेंडिकुलर रखिए, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही आपकी किसकी होगी, डायरेक्शन टॉर्क की। अब आप देखिए, ये है आपका P, ठीक है, P वेक्टर ऐसा था, ठीक है, और E वेक्टर कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, P ऐसा था, ठीक है। अब E क्रॉस P सही होगा फॉर्मूला या P क्रॉस E सही होगा? तो अभी अभी मैंने बताया कि टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। तो इन दोनों में से जिसमें टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी वो फॉर्मूला सही होगा। अब आप देखिए E क्रॉस P में क्या हो रहा है, E क्रॉस P में अब आपको पता है वेक्टर में हम लोग कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो फिंगर्स को रखिए कहाँ की तरफ, E की तरफ, और P कहाँ है, ये है, उस तरफ रोल कर दीजिए। थंब की डायरेक्शन कहाँ आ रही, बाहर की तरफ, यानी टॉर्क इसमें कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। फिर से देखिए, E की तरफ आप पाम रखिए और रोल करिए कहाँ की तरफ, P की तरफ, तो थंब जहाँ आएगा वो आपका टॉर्क की डायरेक्शन। जबकि हमने क्या देखा है कि टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। इससे चेक कर लीजिए। तो इस बार P पर रखिए आप अपना पाम, रोल करिए E की तरफ, थंब कहाँ आ रहा, अंदर। सो द फॉर्मूला टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इज करेक्ट वन। सो याद रखिएगा, उसके अगला स्टेप आपको ये लिखना है, ना कि ये लिखना है। बात समझ में आई? सो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आपको टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो रही है, आप वहाँ पे क्या करिए, अपने फिंगर्स को रोल कर दीजिए। थंब की डायरेक्शन आपको क्या दे देगी, टॉर्क की डायरेक्शन, और उसके हिसाब से आप क्रॉस रखिएगा। अब देखो भाई, सो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो निकल के ये आ रही है इसी फॉर्मूले से, क्या कि टॉर्क जो है PE साइन थीटा। अब इसमें आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए भाई, है ना। नहीं आता तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा इसमें, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर आते हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन तो सब लोग कर जाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने। क्या कि भाई देख रहे हो, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इवन E भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, और P डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो जैसे जैसे बॉडी रोटेट होगी थीटा वेरी कर जाएगा। नहीं आई बात समझ? आपने ऐसे रखा, छोड़ा, तो ये नेट टॉर्क कहाँ लगेगा, नेट टॉर्क आपका ऐसे लगेगा, ठीक है, और बॉडी रोटेट हो जाएगी, और रोटेट होगी तो आप देख रहे हैं थीटा चेंज होगा, और थीटा अगर वेरी करेगा दैट मीन्स कि टॉर्क भी वेरी कर रहा है, ठीक है। सो याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये किसी इंस्टेंट का है, एट एनी इंस्टेंट। बात समझ में आई? यानी जब आपका एंगल कितना था, थीटा था, ठीक है, तो अलग अलग एंगल पर आपका थीटा अलग होगा, टॉर्क की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। इस पर हम लोग अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, एक मैं वेक्टर प्रोडक्ट आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका डायपोल दिया है, डायपोल मोमेंट है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, मान लीजिए आपका -i कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। आपसे पूछा है टॉर्क ऑन द डायपोल, ठीक। अब यहाँ पर थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग जाएंगे वेक्टर से, ठीक है। सो टॉर्क, नेट टॉर्क हो जाएगा आपका क्या, P क्रॉस E वेक्टर। जल्दी से देखिए भाई, है ना, इतना तो आपको बनना चाहिए। ऐसे ये I, ये J और ये K, ठीक। और सबसे पहले क्या, P, तो जो भी P के एलिमेंट्स होंगे वो आपके सेकंड रो में आ जाएंगे। तो P के एलिमेंट्स कौन कौन से, 2, 3 और K वाला 0 में है, और E वाला क्या है, -1, फिर ये है आपका 0 और 2, ठीक है। तो आपको भी पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I वाला फैक्टर निकालना हो तो हमेशा क्या, इसको ढक दीजिए, ठीक है। तो 3 2 6 और ये हो जाएगा -0, तो ये हो जाएगा 6i कैप। J वाला हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में, ठीक है। ओके, सो आप लोगों को डिटर्मिनेंट पता होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा ये माइनस को लिया जाता है, तो माइनस। अब देखिए J वाला
जो कॉलम है उसको छुपा दीजिए, तो क्या बच रहा है 2 0 -1 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 0, तो हो जाएगा 4 j कैप। ठीक है, अब k वाले पर आ जाइए, प्लस k वाले को ढक दीजिए, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस और -3, तो ये हो जाएगा +3 k कैप। सो ये आपका आ गया क्या, दैट इज टॉर्क। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो फिर आप क्या कर दीजिएगा, मॉड ले लीजिएगा, वो आ जाएगा नेट टॉर्क। ठीक है, सो ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, सो अब चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, ओके तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज इक्वल टू क्या, PE sin थीटा। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ओके, सो अब देखिए यहां पर हम लोगों ने एक चीज नोट करी थी, दैट इज थीटा क्या है, वो वेरी कर रहा है, और अगर थीटा वेरी कर रहा है दैट मीन्स कि टॉर्क भी वेरी करेगा। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ एक डायपोल के बारे में। ठीक है, सो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक का जड़ है वो ये कि व्हेन अ डायपोल, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म electric field, a variable torque acts on it, which tries to, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, which tries to align the torque, द डायपोल। यहां पर आप विच ऑलवेज ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, भूलना मत भाई, हमेशा चाहे कैसे भी रखा हो, विच ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होए होए भाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ये। ठीक, अब आप देखो जरा, इसको समझो। सो मैं ये 3 कंडीशन ले रहा हूं। मान लीजिए ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, शायद तीसरे की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए डायपोल आपका ऐसे प्लेस्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अरे यार ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, ये आपका फोर्स की डायरेक्शन, इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो नेट टॉर्क कैसा आएगा, तो देख रहे हैं आप लोग नेट टॉर्क। अच्छा, P की डायरेक्शन क्या है, ऐसी है, ये P वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो नेट टॉर्क इसको रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन जब रोटेट करेगा तो आप देख रहे हैं ये P वेक्टर कहाँ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी P वेक्टर को वो किस डायरेक्शन में लाइन करने की कोशिश करेगा, E वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मान लो डायपोल ऐसा होता, ऐसे प्लेस करा होता है, पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ, तो इस बार फोर्स कहाँ लगता है, ये ऐसा लगता और ये ऐसा लगता। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस बार डायपोल पर नेट टॉर्क कहाँ आता, इस बॉडी को कहाँ रोटेट करवाता, ऐसे रोटेट करवाता। फिर से अब आप देखिए, इस बार P की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बॉडी ने, टॉर्क ने इस बॉडी को रोटेट करवाया कैसे, इस डायरेक्शन में, यानी इस बार भी P वेक्टर को कहाँ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे भी रख लो, मान लीजिए ऐसे रख लिया डायपोल, इससे अलग है, देख लीजिए। ठीक है, इस बार पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स यही सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स। तो इस बार भी नेट टॉर्क कहाँ की तरफ आएगा, ये बॉडी को ऐसे रोटेट करवाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज को इधर ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज को इधर ले जाएगा, इस बार भी आपको वो ऐसे ही अलाइन करवाने की कोशिश करेगा, जबकि P की डायरेक्शन क्या है, ये। तो P की डायरेक्शन E की डायरेक्शन को हमेशा क्या करता है, पैरेलल करवाने की कोशिश करता है, कौन, नेट टॉर्क। यही है इस लाइन का मतलब, जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात है इस समय की। ठीक, ये ठूंस के रखिएगा अपने दिमाग में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम टॉर्क और अलग अलग एंगल्स पे टॉर्क की वैल्यू क्या होंगी। चलिए
सो देखिए मैक्सिमम टॉर्क कब, तो टॉर्क इक्वल टू क्या, ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ जब रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आप बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क, तो हम कहेंगे जब आपका क्या साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या P इंटू ई, कब जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए, अरे यार, जब मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपका क्या होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब जब आपका डायपोल बिल्कुल परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हो, ठीक है, उस केस में आपका क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पूछ लेगा सीबीएसई के अंदर, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, आपका दिमाग चल सकता है, सर अगर नेगेटिव ऊपर हो पॉजिटिव नीचे हो तो भी तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, क्योंकि नेगेटिव पे फोर्स इधर, पॉजिटिव पे फोर्स इधर। हाँ भाई, 90 कह लो या 270 कह लो, ठीक है, बात एक ही, लेकिन हम लोग 90 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर आइए, टॉर्क जीरो कब होगा, ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि आगे के टॉपिक्स इसी पर डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है। टॉर्क जीरो कब होगा, जब आपका साइन थीटा जीरो होगा, ठीक, और साइन थीटा जीरो कब होगा, जब आपका थीटा क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा, ठीक। अब इसके दो मतलब भाई देखिए जरा, ठीक, क्या कि यहां पर अगर मैं डायपोल ऐसे रख दूं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो आप देख रहे हैं ये पी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ही तो एंगल होता था थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता था, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहां पर थीटा क्या है 0 डिग्री, यहां पर अगर मैं रखूं ऐसे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और पी वेक्टर इस बार ऐसा हो जाएगा, ई वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, आप देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। अरे भाई दोनों ही केस में आपका साइन क्या होता है, साइन थीटा 0 डिग्री होता है, यानी हम कहेंगे कि टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, एक चीज और नोट करो, एफ नेट पहले से ही 0 था, ये पहले से ही 0 था, ये और 0 हो गया, मतलब कि क्या, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। कौन सी बॉडी, टॉर्क, दैट इज डायपोल, ठीक। तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है ये, जब आपका क्या हो, डायपोल क्या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, तो इन द डायरेक्शन भी कह सकते हो और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। अब इनमें से कुछ तो अंतर होगा दोनों में, ठीक है। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखिए, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप देख रहे हैं इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहां पर मोशन ऐसा होगा, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मोशन ऐसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब यहां पर ऐसे प्लेस्ड होगा तो मोशन कैसा होगा, ये देखिए ऐसा होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस पर क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, लेकिन कैसा वाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी को रोटेट करवाएगा, ठीक है। और 270 डिग्री पर भी मैक्सिमम टॉर्क होगा, पर वो बॉडी को कैसे रोटेट करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है, बस ये है डिफरेंस, बाकी टॉर्क तो दोनों में मैक्सिमम होगा। यहां पर क्या, दैट इज 0 डिग्री पर भी आपका टॉर्क 0 होगा, 180 पर भी 0 होगा टॉर्क, लेकिन यहां पे कुछ चीजें डिफरेंट करने वाली अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी होता है, पर वहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए इसको आगे करते हैं, हम लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए भाई, अभी तक हम लोग ने क्या क्या डिस्कस कर चुका है कि डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, पर नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। नेट टॉर्क 0 ना होने की वजह से वहाँ पर बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी, तो हम कहेंगे भाई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब कि डायपोल आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है। फिर हम लोग ने टॉर्क की वैल्यू फाइंड करेगी, कितना टॉर्क लगेगा। फिर ये फाइंड किया कि भाई जो फॉर्मूला दिख रहा था दैट इज पी साइन थीटा, उसमें जो थीटा वो वेरी कर जाएगा, और थीटा वेरी करेगा तो टॉर्क भी वेरी करेगा, और टॉर्क हमेशा बॉडी को कहां अलाइन करने की कोशिश करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पे मैं टॉर्क को अलाइन करने की बात कर रहा हूं, मतलब कि उसके
पी वेक्टर यानी डायपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दैट इज हॉरिजॉन्टली, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक। अच्छा, अगर मैंने डायपोल को ऐसे प्लेस करा जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स यहाँ लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, बॉडी रोटेट ऐसे होगी, ठीक है। अब ज़रा मोशन समझिए, ये है एट दैट इंस्टेंट मैंने यहाँ पर ऐसे रखा, तो जैसे ही इस पर टॉर्क लगना शुरू होगा बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है। अच्छा, रोटेट करी होगी तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आई होगी, एंगुलर वेलोसिटी आई होगी, तो क्या बॉडी यहाँ जाते जाते जीरो हो जाएगी? बॉडी का क्या बोलते एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? नहीं गए, नहीं नहीं भाई, कुछ ना कुछ एक्सलेरेशन होगा, वेलोसिटी यहाँ पर मेंटेन करेगा और यहाँ पर उस पर नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको पता है वेलोसिटी क्योंकि जीरो नहीं होगी, बॉडी आगे बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक, ये बॉडी आगे बढ़ गई, तो अब आप देख रहे पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है, इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर। अब देखो नेट टॉर्क कहाँ आएगा? ऐसे आएगा, यानी बॉडी फिर से उस पर नेट टॉर्क इस तरफ लगना शुरू होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन, यहाँ पर जीरो हुआ होगा, फिर ये ऐसे गई होगी, यानी कुछ देख रहे मोशन ऐसा होने वाला है, ठीक है। कब तक? जब तक कि वो अलाइन ना हो जाए, ठीक। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आने वाला है SHM का, ठीक। तो देखते ज़रा, अब आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ डायपोल। तो मैंने कहा था इक्विलिब्रियम दो टाइप के होंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब समझो जरा इसको। मान लीजिए ये मैंने शायद आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था ऐसा कुछ, दो तरह के इक्विलिब्रियम। अगर मैं बॉडी को इधर प्लेस कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे, और फिर मैं डिस्प्लेस करूं, तो आपको पता है ये डिस्प्लेस होगी पर वो वापस से उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, देख रहे हैं, ठीक। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बॉडी को रखूँ, अभी रेस्ट पर है, ठीक है, उसके बाद इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करूँ, तो आपको पता है ये हल्का सा भी डिस्प्लेस करने पर ये कभी वापस लौट के नहीं आएगी। था यहाँ पर जब बॉडी प्लेस थी तो वो इक्विलिब्रियम पे थी, यहाँ बॉडी प्लेस थी तो इक्विलिब्रियम पर थी, लेकिन यहाँ पे हल्का सा डिस्प्लेस करने पर बॉडी अपने आप को वही पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर बॉडी पर आपने ज़रा सा भी डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी को, तो वो बॉडी उस पोजीशन पे नहीं आने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ज़रा इसको समझो यहाँ पे डायपोल के केस में, ठीक है। मान लीजिए एक डायपोल जो है वो आपका ऐसे प्लेस्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये होगी P की डायरेक्शन, ये है E की डायरेक्शन। देखिए P और E के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब इस चीज में देखिए, अगर मैंने इस डायपोल को ऐसे समझना जरा, ये डायपोल है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, मैंने इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस किया, इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस किया, यानी पॉजिटिव चार्ज को ऐसे कर दिया, तो ये देखो जरा, मान लो ये ऐसा हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर। तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स वापस से उसको कहाँ टॉर्क देगा? इसी डायरेक्शन में टॉर्क देगा। यानी मैंने डिस्प्लेस अगर ऐसा किया तो वो वापस से इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आ रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आ रहा है। मैंने डिस्प्लेस इधर किया तो वापस से रीस्टोरिंग टॉर्क उसको, रीस्टोरिंग फोर्स उसको नीचे की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते थे? स्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यानी कब? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। कब? जब P वेक्टर इज पैरेलल टू E वेक्टर होगा। तो ऐसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। ठीक, समझ में आई बात? ऐसी यहां देखो, मान लीजिए ये है आपकी यूनिफॉर्म, सारा केस हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म इसके बाद आएगा। अब डायपोल मैंने ऐसे प्लेस करा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा भाई? अभी भी देखो इस पोजीशन पे तो नेट टॉर्क नहीं लगने वाला, क्योंकि इस पर फोर्स कहां लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा। और इस पर फोर्स कहां लग रहा होगा भाई? अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन हो गई ना, लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो गया, और लाइन ऑफ एक्शन एक हो जाता है तो नेट टॉर्क क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो नेट टॉर्क 0 है भाई, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो नेट टॉर्क तो 0 ही होगा। ठीक, ओके।
लेकिन यहां पर मैं हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं, हल्का सा डिस्प्लेस, मान लीजिए इसको इस पोजीशन पे ले आया मैंने, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा, ठीक, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगने लगेगा। और जब नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर, अब आप बताओ बॉडी को कैसे क्या होगा, आपने पहले ऐसे रखा था, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो नया फोर्स लगने लगा, और वो फोर्स क्या बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम में लेकर जाएगा या भगा देगा वहां से? अरे भगा देगा, बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम की तरफ वापस नहीं लेकर जा रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ वापस नहीं लेकर जा रहा है, हल्का सा डिस्प्लेस करने पर वो वहां से उस पोजीशन से भाग जाएगा, ठीक है। और अभी याद करिए थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, हमेशा टॉर्क जो है वो डायपोल को अलाइन करने की कोशिश करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखिए यहां पर वो अलाइंड है, यहां देखिए P की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में है, लेकिन P की डायरेक्शन यहां पर क्या है, ये है भाई, P की डायरेक्शन ये है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई, अलाइन नहीं है। तो आपने हल्का सा भी, अरे यार इस पोजीशन पे नेट टॉर्क 0 था, इसलिए बॉडी घूम नहीं सकती थी खुद से, लेकिन हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया तो बॉडी अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, बात याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी किसी भी बॉडी की मिनिमम होती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब वर्क डन निकालेंगे इस पर, एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इसे याद रखिएगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी, नहीं आएगी, निकल जाएगी आगे। और जब इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी तो कहेंगे हम लोग भाई यहाँ पे SHM होगा, नहीं होगा। अरे यार एक ऐसी थी, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो वो वापस थोड़ी ना आ रही है अपनी पोजीशन, वो तो निकल गई आगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपने बॉडी ऐसे रखी थी, हल्का सा डिस्प्लेस किया, नेट टॉर्क कहाँ लेकर जा रहा है उसको, इक्विलिब्रियम की तरफ। वो भले ही ऐसा होगा, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वो आगे निकल जाएगा, फिर वो ऐसे घूमेगा, फिर वो ऐसे घूमेगा, यानी थोड़ी देर क्या होगा, उसका SHM होगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ऑसिलेट करेगा तो भाई इसमें क्या आएगा, समझ गए ना। अगर ऑसिलेशन होगा तो फिर टाइम पीरियड भी होगा, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, सो टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड कह लो, फ्रीक्वेंसी कह लो, पर याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑसिलेशन होगा उसमें हम लोग बहुत स्मॉल एंगल पर डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और डायपोल जो है वो पहले ऐसे प्लेस था। डायपोल SHM कब होता है, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज, और ये 2L लेंथ, ठीक। अच्छा, सो मैंने इसको क्या करा, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने पर मान लीजिए ये आपका इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया नेगेटिव चार्ज इधर पे, ये, ठीक है। ये है एंगल थीटा, ठीक है। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, सो इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, हटाओ यार, सो इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, दैट इज यहाँ पर F लग रहा होगा, ठीक है, दैट इज Q इंटू ई। ऐसे यहाँ पर F लग रहा होगा, Q इंटू ई, ठीक। और टॉर्क क्या, PE साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं, सिंपल सा डेरिवेशन है, CBSE के अंदर नहीं है, पर फिर भी यार डाइपोल तो है ना, और 11th क्लास में आप लोगों का ऑसिलेशन पढ़ा था, तो दोनों मिला के आ सकता है कॉन्सेप्ट। JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, तो क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको भी पता है साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग थीटा की तरह ले सकते हैं। तो इधर पुट करिए तो ये आ जाएगा क्या, टॉर्क इक्वल्स टू PE थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करिए, आपने पढ़ा था ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की कंडीशन क्या थी, ऑसिलेशन की कंडीशन क्या थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। यानी फोर्स जो होगा, यानी ये कौन सा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब हम लोग रोटेशनल, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मोशन पढ़ रहे हैं, ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, रोटेशनल के अंदर,
ठीक है। तो रोटेशनल के अंदर फोर्स की जगह कौन होता है? टॉर्क। और ये डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ज़रा ध्यान दीजिए, क्या ऐसा ही हो रहा है? आपने डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किया है, यानी थीटा की डायरेक्शन ये है, और टॉर्क कहाँ लग रहा है? टॉर्क कहाँ लग रहा है? टॉर्क बॉडी को इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो थीटा इस डायरेक्शन में है और टॉर्क किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। दोनों अपोजिट हुए कि नहीं हुए? टॉर्क देखिए बॉडी को इधर ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, डायपोल को, और आपने डिस्प्लेस ऐसे करवाया, अपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो हम कह सकते हैं यहाँ से दैट इज टॉर्क इज, है कि नहीं? यानी ये बॉडी क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी। ये तो पहले ही हम लोग देख चुके थे प्रैक्टिकली, ठीक है। अब थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिया कि ऑसिलेशन होगा। अब ऑसिलेशन होगा तो भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा, वही हम लोग को पता करना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए भाई हम लोग जानते हैं क्या कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या? आई इंटू अल्फा। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं भाई। देखो यार, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह कौन होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सलेरेशन की जगह तो वही चीज़ है, ठीक। एंगुलर एक्सलेरेशन यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही एक चीज़ और, हम लोग ऑसिलेशन में ये भी जानते हैं कि A इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज x। ये इंपॉर्टेंट है। तो रोटेशनल में यही, इसकी जगह क्या हो जाएगा? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या? थीटा, ठीक है। और ओमेगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी कह लो, या एंगुलर दैट इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गया तो टाइम पीरियड आ ही जाएगा। तो वही चीज़ है, मैं यहाँ पर इसको पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या? पी ई थीटा। दिखा आपको कुछ? अल्फा बाय थीटा, अल्फा बाय थीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर। माइनस हटा रहा हूँ, माइनस तो बताता है ना अपोजिट डायरेक्शन है अल्फा और थीटा की, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मैं अल्फा और बाय थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा? पी ई बाय आई, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अल्फा बाय थीटा क्या आ जाएगा? किसके बराबर? ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ किसके बराबर? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। भाई जल्दबाजी नहीं करो, समझो क्या बोला मैंने। ये शर्त थी ऑसिलेशन की ट्रांसलेटरी मोशन में, ये कंडीशन है ऑसिलेशन की इन रोटेशनल मोशन में, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक चीज़, ट्रांसलेटरी मोशन में ए जो होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसी रोटेशनल मोशन में अल्फा दैट इज ए की जगह एक्सलेरेशन, लीनियर एक्सलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सलेरेशन, एक्स डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा तो वही है, ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ से अल्फा बाय थीटा निकाल लिया ओमेगा स्क्वायर, और वही मैंने अल्फा बाय थीटा यहाँ से निकाले जो हमारी इक्वेशन चल रही थी, ठीक। वहाँ से अल्फा बाय थीटा वही है आपका ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ओवर पी ई बाय आई, ठीक। अच्छा, आई क्या है? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको भी पता है भाई, कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। बात समझ में आए? अच्छा, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है? इस एक्सिस के अबाउट। तो आर क्या होगा? जैसे इस चार्ज का आर क्या होगा आपको पता है, ये टोटल लेंथ क्या थे? 2l। तो इस चार्ज का कितना हो जाएगा? ये l हो जाएगा और ये l हो जाएगा, और m गिवन होगा अगर मास तो वो ले लीजिएगा। तो अगर मैं कहूँ इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई कितना हो जाएगा? दैट इज एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान से देख रहे होगे तो सब समझ में आ रहा होगा, इधर उधर ध्यान लगा रहे होगे तो फिर क्या बोलूँगा। 12th क्लास है, ध्यान इधर लगाओ। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज एम एल स्क्वायर, 2ml स्क्वायर। एम क्या? दैट इज द चार्ज ऑफ मास ऑफ द दैट चार्ज बॉडी, ठीक है, डायपोल के अंदर जो पॉइंट चार्ज है। ओके, सो ओमेगा और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय टी, ठीक। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा भाई, हो गया कितना? टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई, नहीं उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2 पाई रूट ओवर, ये पलट जाएगा आई अपॉन पी। सो दिस इज द फाइनल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ गया है तो आप क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, ठीक है। सो ये है आपका
तो टाइम पीरियड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के क्या है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक दैट डाइपोल मोमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और आई की वैल्यू चाहो तो आप ये पुट कर सकते हो 2ml² वहाँ पर, ठीक। सो ये है आपका टाइम पीरियड। आप Q के टर्म्स में मैं इधर लिख दे रहा हूँ, Q के टर्म्स में जैसे P की वैल्यू क्या होती है 2QL होती है, और I की वैल्यू भी पुट कर दो भाई 2ml², चलो पुट कर दो, रोने लगते यार तुम लोग, 2π√, I क्या दैट इज़ 2ml² डिवाइडेड बाय क्या, ये हो जाएगा आपका P2QL, ठीक है, इनटू E। अब इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 2π, ये 2 कैंसिल होगा, एक L कैंसिल होगा, तो M इंटू L Q इंटू E। सो ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ मास एंड चार्ज ऑफ द डाइपोल, ठीक है। मास एक बात याद रखिएगा सिर्फ एक चार्ज का है, ठीक है, ओके। सो ये हो गया टाइम पीरियड। अब हम लोगों ने सारी चीज़ निकाल ली है। अब हमसे ये भी पूछ सकता है भाई कि अगर डाइपोल, ये हम लोग ने सारी कुंडली निकाल ली किसकी, डाइपोल की, जब वो किसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो। अब बात आ सकती है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखा होगा तब क्या होगा, ठीक है। लगाओ दिमाग, क्या आ रहा दिमाग के अंदर, भाई नेट फोर्स तो ज़ीरो नहीं होगा। अभी तक आप देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म के अंदर सब कुछ में, सारे केसेस में नेट फोर्स आपका ज़ीरो था, ठीक। तो देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म जल्दी से, ठीक है। ये है मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेपरेशन बढ़ता जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक। और उसमें एक डाइपोल रखा है, मान लो ये है एक डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक। ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कुछ पूछेगा नहीं, बस आपको याद रखना है कि भाई आपसे ना कोई एक्सप्रेशन पूछेगा ना कुछ, बस आपको मोशन याद रखना है कैसा रहेगा इसमें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें ज़ीरो रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। अब देखो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में, भूलना मत, फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स कितना, तो हमने कहा ये चार्ज Q है, ये माइनस Q है, तो ये फोर्स कितना होगा Q इंटू E1। अरे E1 क्यों ले रहा भाई, इस पॉइंट पर हो सकता है फील्ड क्या हो E, ये क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 रही होगी, ठीक है। ऐसे ही इस चार्ज पर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा कितना Q इंटू E2। भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E2 रही थी, ठीक। सो अब आप देख रहे हैं फोर्सेस अलग अलग हो गए, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो हमने कहा भाई इस बार ना तो नेट फोर्स जीरो होने वाला है, अपोजिट डायरेक्शंस नहीं है। आप देख रहे हैं ये फोर्स ऐसा है, ये फोर्स ऐसा है, यानी एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स कुछ ऐसा है। देखिए जरा समझने की कोशिश, ये फोर्स और ये फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ना मैग्नीट्यूड सेम है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है। और सीधी बात ये, ना तो नेट फोर्स जीरो है और ना ही नेट टॉर्क जीरो है। भाई लाइन ऑफ एक्शन भी तो अलग अलग है, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, इसका टॉर्क अलग होगा, इसका टॉर्क अलग होगा, ठीक है। तो हमने कहा नेट फोर्स कितना, F नेट ये हो जाएगा QE1, या मैं इसको ऐसे लिख दूं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। और नेट टॉर्क कितना, नेट टॉर्क कितना, तो हम कहेंगे भाई ये आपका मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ से वो लेंथ, ठीक है। सो 1 प्लस टॉर्क 2, टॉर्क 1 ये इसको घुमाने वाला, तो मान लीजिए यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको घुमाने वाला फोर्स ये होगा, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आएगा नहीं, बस आपको याद रखना है कि ना तो नेट फोर्स जीरो होगा ना तो नेट टॉर्क जीरो होगा। ऐसे ही यहाँ वाले का टॉर्क निकालना होगा तो आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालनी पड़ेगी, ठीक। सो ये है। अब कैसा मोशन होगा, हम कहेंगे नेट फोर्स भी जीरो। अब एक चीज़ बताओ भाई, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपको, इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा डेंसर है, यहाँ पर कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली स्ट्रॉन्ग है तो नेट फोर्स ये वाला बड़ा, ये वाला फोर्स बड़ा होगा तो नेट फोर्स किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, यानी ये जो डाइपोल होगा वो इधर आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे,
कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर ही की तरफ आएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक। साथ में नेट टॉर्क भी होगा, तो कहाँ घुमाएगा, ये इधर घुमाने की कोशिश, ये इधर घुमाने की कोशिश, ये ऐसे घूमेगा। तो आप समझना ये ऐसे भी जा रहा होगा, साथ में घूमते भी जा रहा होगा। कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा आपको, अरे कुछ दिखा आपको। सो ये है आपका मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कोई आपसे, ठीक है। सो मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होने वाला है, चाहे वो सर्कुलर मोशन की बात कर लो, रोटेशन मोशन की बात कर लो, या आपके ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर लो। सो हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग ने यूनिफॉर्म के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखा, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। टॉर्क ऑफ ए डायपोल, टॉर्क ऑन अ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म, और दूसरा क्या, SHM, दैट इज ऑसिलेशन, टाइम पीरियड निकालने वाला। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इक्विलिब्रियम दो टाइप के थे, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल के अंदर मैंने आपको बताया थीटा क्या होना चाहिए, यानी P की डायरेक्शन हमेशा E की डायरेक्शन के होना चाहिए, और अनस्टेबल में दोनों की अपोजिट डायरेक्शन। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।